Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are live again for Power Systems course. सबसे पहले मेरे भाई मुझे ये बता दो कि सभी लोग कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है तैयारी का। इस समय पे सबकी तैयारी कैसी चल रही है ये बताओ, और आज का दिन कैसा जा रहा है मेरे भाई। आर यू गाइज एंजॉइंग और नॉट, आर यू गाइज एंजॉइंग और नॉट, टेल मी क्विकली, टेल मी, जल्दी जल्दी बता दो। सभी लोग का एंजॉयमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, कंसेप्ट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आज हम इस मजे को डबल करने वाले हैं अपने इस लेक्चर के साथ, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के साथ आपके एंजॉयमेंट को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे ये बता दो कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है सभी लोगों का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्ट लाइन क्या होती है, मीडियम क्या होती है, लॉन्ग क्या होती है, और मेन बात ये नहीं है कि क्या होती है, मेन पढ़ेंगे क्यों होती है। समझ रहे हो? सब लोग ये कहते हैं सर ये शॉर्ट मीडियम लॉन्ग क्या है, मैं कहूंगा शॉर्ट मीडियम लॉन्ग क्यों है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट से, और आप लोग जेन्युइनली काफी एंजॉय करने वाले हो। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लास्ट चैप्टर अगर आपने अटेंड नहीं भी किया है तो आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। लास्ट चैप्टर का इससे एज सच खास कोई रिलेशन नहीं है, जो भी फॉर्मूलेज हमने वहां पे पढ़े हैं, तो यू कैन एंजॉय फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स। ठीक है, और कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर एनालॉग स्टार्ट होने वाला था। बेटा एनालॉग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज नहीं हो पाया। रिकॉर्डेड वीडियोस कल से आना शुरू हो जाएंगे, 2 वीडियोस पर डे, और काफी डिटेल में रहेगा सिलेबस, इंग्लिश में रहेगा सिलेबस, लेकिन आपको पूरा समझ आएगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक एनालॉग समझ में आएगा। कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी बताओ, सब लोग रेडी हैं? आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आर यू गाइज रेडी और नॉट, आर यू गाइज रेडी और नॉट, क्विकली टेल मी, क्विकली। ठीक है, डिजिटल कल आएगा। डिजिटल का क्या लेना देना, मतलब एनालॉग की बात हो रही है ना। डिजिटल तो कंप्लीट हो चुका चैनल पे, डिजिटल तो करा ही चुके हैं, अब तो एनालॉग की बात हो रही है। शायद एनालॉग ही लास्ट लेक्चर सब्जेक्ट बचा है। ठीक है, तो रोज 2 लेक्चर आएंगे एनालॉग पावर सिस्टम में मेरे बस की नहीं है 2 लेक्चर करना। मैं साफ कह रहा हूं मेरे भाई, एक लेक्चर में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन और बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, तो 2 लेक्चर तो मैं नहीं ले पाऊंगा पावर सिस्टम के कैसे भी। ठीक है, एक लेक्चर करके चलेगा, और जिसको जल्दी कवर करना है वो कहां से कवर करेगा। मेरी स्पेशल क्लासेस में पावर सिस्टम के काफी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे भाई बिल्कुल उनको निपटा लो। कल से दोपहर 2 बजे आपके एनालॉग के वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. Okay, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. And till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. Okay, and presently, my dear friends, I am working as a director at an academy for GATE department. लेकिन मेरे भाई ये सब तो अपनी जगह है, ये सब क्रेडेंशियल अचीवमेंट सब अपनी जगह है। मैटर क्या करता है, मैं हमेशा क्या कहता हूं, मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि हमारी फीलिंग क्या है। हमारी फीलिंग ये है कि भैया हमें टॉप रैंक लेकर के आनी है गेट और ईएससी में, और मेरी फीलिंग ये है कि मुझे आपको टॉप रैंक दिलवानी है। और अगर मुझे आपको टॉप रैंक दिलवानी है मेरे भाई, तो मैं तो अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। और जैसे अभी देखो 8:30 बजे मैं डेली आपको इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे ओपैम्प कवर करा रहा हूं। ठीक है, 7 बजे मैं यहां पे आपको कवर करा रहा हूं पावर सिस्टम, दोपहर 12:30 बजे पावर सिस्टम के PYQs लगवा रहा हूं। तो इतना कुछ मैं कर रहा हूं सिर्फ आपकी तैयारी में जान डाल देने के लिए। और मेरे भाई ऐसे ही आप भी पूरी जान लगा दो, साथ मिलके काम करेंगे ना, पूरी मेहनत करेंगे, तो रैंक ना आए ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और मेरे भाई ये चल क्या रहा है, लाइक्स आप लोग करते ही नहीं हो। मैंने क्या बोला है, मेरे क्लासरूम में जब एंट्री लेते हो, अटेंडेंस मार्क करने का तरीका है लाइक बटन दबाना है। एक बार लाइक बटन दबा दोगे, अटेंडेंस लग जाएगी, मुझे पता चल जाएगा मेरा बच्चा लेक्चर देख के गया है। समझ रहे हो, मेरा स्टूडेंट लेक्चर देख गया, ये चीज का मुझे संतुष्टि हो जाती है जब आप लोग लाइक बटन दबाते हो। और मेरे भाई शेयर करके तो आग लगा देनी है। मैं पहले बोल रहा हूं, शेयर इतना करना है कि आग लग जानी चाहिए इस कंट्री के अंदर, कि भाई ये पावर सिस्टम, टॉप लेवल का पावर सिस्टम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाया जा रहा है। मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे लाया जा रहा है। ये गली गली मोहल्ले में हल्ला मच जाना चाहिए कि यार ऐसा पावर सिस्टम ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी पढ़ा,
और सर तो लाइव पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए जल्दी से हल्ला मचा दो चारों तरफ कि भाई पावर सिस्टम का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। और देखो जो थोड़े जल्दी वाले हैं, जो थोड़े हमारे जल्दी वाले बच्चे हैं, वो लोग क्या करें, इस URL पे चले जाए मेरे भाई, tinyurl.com/ankit.ese। इस URL पे जाना, पावर सिस्टम का काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने यहां पढ़ाया हुआ है, पावर सिस्टम काफी पढ़ाया है, TND, ठीक है, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, और जंक्शन पे जाओगे तो आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच भी मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो जिनको जल्दी कवर करना है वो ऐसे कवर कर लें, और जिनको भैया हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए, जिनको भैया हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट चाहिए, वो लोग इस लेक्चर सीरीज में बने रहें। ठीक है, नितेश मेरे भाई वो कह रहे हैं थ्योरी लिखवा दिया करो सर मशीन की तरह। अरे मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि थ्योरी डिक्टेट करके लिखवाना और थ्योरी यहां लिखा होना, थ्योरी तो थ्योरी है, इसमें फर्क क्या पड़ेगा। यही पॉइंट मैं बोलूंगा, तुम कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। एक काम क्या करो, लेक्चर पॉज किया, अपनी कॉपी में पेड़ डाला करो सारी स्लाइड्स, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता था मशीन में, जो चीजें मैं डिक्टेट करता था वो अभी मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, बस इतना फर्क है। तो आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। लेकिन मेरे भाई इस तरह से क्या है ना, दोनों बच्चों का फायदा है, जिनको थोड़ा जल्दी जाना है, जिनको लिखने से मतलब नहीं है, उनको भी फायदा है, और जो लिखना चाहते हैं वो पॉज करके बिल्कुल लिख भी सकते हैं। ठीक है, सारी थ्योरी है इस लेक्चर में, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूं और वो यहां लिखा ना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप भले ही अपने अलग से नोट्स बना लिया करो, बट इससे सभी लोगों का फायदा है। चलो, अब इसके अलावा मेरे भाई देखो, आज आखिरी मौका है प्लस ज्वाइन करने का, क्योंकि इसके बाद आज रात 12 बजे से प्राइस बढ़ जाएंगे, और जैसा मैं घड़ी में देख पा रहा हूं अब तो 5 घंटे भी नहीं बचे हैं प्राइस हाइक होने में। बट फिर भी एक बार बता देता हूं जल्दी जल्दी कि प्लस पे क्या क्या मिलता है। प्लस पे मिलते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग। मेरे भाई जब इतना कुछ मिलता है, जब इतना कुछ मिलता है प्लस पे, तो प्लस पे ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता, ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। सब लोग जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ, और मेरे भाई 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि कल से 1 ईयर वाला भी 2 ईयर से महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइसेस ऐसे कुछ होने वाले हैं, 1 मंथ में 500 रुपीज इंक्रीज किया जा रहा है, 3 मंथ्स में 1250 रुपीज इंक्रीज किया जा रहा है, 6 मंथ में 4750 इंक्रीज किया जा रहा है, 12 मंथ्स में 5000 रुपीज का इंक्रीज आ रहा है। फिर एक नया सब्सक्रिप्शन अब आ जाएगा मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए, तो जो लोग इसमें भी इंटरेस्टेड है ना, वो कल से ले सकते हैं। जिनको गेट 2022 देना है वो क्या करें, 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। 1.5 साल में आपका गेट और ESE 2022 निकल जाएगा, और गेट 2021 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पड़ेगा 38,500 का, और 2 साल वाला आप थोड़ा महंगा हो जाएगा मेरे भाई 44,000 का। लेकिन अगर इसमें कोड लगा दोगे ना अंकित ESE, तो ये पड़ेगा 39,600 का, 39,600 का, और 1 ईयर वाला पड़ेगा 27,225 का पड़ेगा। बट कोड मेरे भाई याद रखना, कोड मेरे भाई याद रखना है, बड़ा बड़ा कोड लिख दे रहा हूं, अंकित ESE। कोड का क्या मतलब है कि अंकित गोयल इज अ पार्ट ऑफ योर गेट एंड ESE प्रिपरेशन। तो मुझे अगर अपनी तैयारी में साथी बनाना चाहते हो, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो अंकित ESE कोड लगाओ, जल्दी से अनअकैडमी पे आओ, मिनिमम प्राइजेस में ज्वाइन कर जाओ। आज रात 12 बजे तक ये ऊपर वाले प्राइजेस एप्लीकेबल है, और रात 12 बजे के बाद मेरे भाई नीचे वाला प्राइस आ जाएगा, नीचे वाला प्राइस आ जाएगा। और फिर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला कंडीशन नहीं करना है अपने को, बाद में रिग्रेट नहीं करना है, जो करना है अभी करना है। और गजब की बात यह है मेरे भाई, पार्शियल पेमेंट करके सीट बुक कर सकते हो, तो थोड़ा सा अमाउंट पे करके अपनी सीट रिजर्व कर लो, और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाता है, जैसे ही आप मनी अरेंज कर पाते हो, आप बाकी का पेमेंट कर देना। लेकिन गजब की बात यह होगी कि आपके लिए चार्जिंग कौन सी लगेगी, पुरानी वाली चार्जिंग लगेगी, नई वाली नहीं लगेगी। तो इससे स्मार्ट तरीका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन लेने का कि अभी अपनी सीट बुक कर लो और कुछ टाइम बाद बाकी का अमाउंट दे देना। और इससे बढ़िया स्कीम आपको कोई इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर नहीं दे सकता। अनअकैडमी ने हर वो स्कीम लाया है बच्चे के लिए, जिससे कि फाइनेंशियली चैलेंज स्टूडेंट भी अनअकैडमी का हिस्सा बन सकता है, और सारे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया, एनालॉग की बार बार क्वेरीज आ रही है। एनालॉग कल दोपहर 2 बजे से लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। डेली 2 लेक्चर्स आपको एनालॉग के मिलेंगे, टैबलेट पे रिकॉर्डेड है, और एनालॉग इंग्लिश में है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझ बढ़िया से आएगा, लेकिन मैंने पहले ही मेथड बता दिया ताकि बाद में आप कंप्लेन ना करो। ठीक है,
और आज रात ना देखो 8:30 बजे ओपैम्प पढ़ाऊंगा जंक्शन पे, और 9:30 बजे इस चैनल पे आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूं, जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलना, ठीक है। चलो आ जाते हैं आप अपने लेक्चर पे। तो आज का देखो लेक्चर क्या है, आज का लेक्चर है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ध्यान से सुनते चलना, कहानी की तरह सुनते चलना, मजा आ जाएगा, एकदम आग लगा दोगे। और लाइक लगते रहने चाहिए मेरे भाई, लाइक आते रहने चाहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए मेरे भाई। अब ध्यान से सुनो, अब किसी भी सिस्टम की जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो दो तरह की परफॉर्मेंस होती है, चाहे नेटवर्क देख लो, चाहे कंट्रोल देख लो, चाहे सिग्नल सिस्टम देख लो, चाहे पावर सिस्टम देख लो। दो तरह की परफॉर्मेंस होती है, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। सर ये क्या होता है ट्रांजिएंट? तो देखो मैंने कंट्रोल में भी बताया था, फिर भी बता रहा हूं। ट्रांजिएंट होता है जहां टेम्परेरी रिस्पॉन्स की बात होती है, टेम्परेरी रिस्पॉन्स की बात होती है, ठीक है। अब टेम्परेरी रिस्पॉन्स जो होता है, इट इज ओनली एग्जिस्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज ओनली एग्जिस्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। और जिन लोगों की क्वेरीज आ रही है मेरे भाई, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स में भी फीस दे सकते हो, पैसा देने के बाद वेट भी कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैं बार बार कॉन्टेक्ट नंबर देता रहता हूं, कॉल लगाओ और अभी बुक कर लो। मेरा लेक्चर खत्म होते ही बुक कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट करने का फायदा नहीं होगा। सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं। अब ध्यान से सुनो, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो रिस्पॉन्स सिर्फ कुछ ही देर के लिए सिस्टम में स्टे करेगा, हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है मेरे भाई। अब कुछ ही देर के लिए स्टे करेगा, तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में देखो जैसे ही आप सोर्स कनेक्ट करते हो सेंडिंग एंड पे, तो वहां से ना सोर्स से एनर्जी जाना स्टार्ट कर देती है लोड तक। सोर्स से धीरे 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 ट्रैवल करके लोड की तरफ जाती है, लोड की तरफ जाती है मेरे भाई। अब धीरे धीरे जब ये लोड की तरफ एनर्जी जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये प्रोसेस जो है इसे कहेंगे ट्रांजिएंट। इस प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं वेव प्रोपोगेशन, कि कैसे एनर्जी वेव के माध्यम से सेंडिंग से रिसीविंग एंड जाती है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली क्या होता है ना, जो वेव ट्रैवल करती है ट्रांसमिशन लाइन में, वो ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट पे। तो हम ये भी देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से कितना टाइम उसे लगेगा सेंडिंग से रिसीविंग जाने में, कितना टाइम लगेगा सेंडिंग से रिसीविंग जाने में, ये चीज भी हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ रहे हो कि वेव जब सेंडिंग से रिसीविंग जाएगी कितना टाइम लेगी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे सर्जेस की। तो आगे चल के जो सर्जेस वाला चैप्टर आने वाला है, देयर विल ओनली टॉक अबाउट द ट्रांजिएंट। सो व्हेनेवर एनीबॉडी टेल्स यू कि भाई ट्रांजिएंट्स की बात करनी है, तुरंत दिमाग में खटकना चाहिए, ही इज टॉकिंग अबाउट सर्जेस। अब स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में ऐसा मान लेते हैं सेंडिंग एंड पे कुछ वोल्टेज है, रिसीविंग एंड पे कुछ वोल्टेज है, कुछ लोड लगा है, इट इज ड्रॉइंग अ सर्टेन करंट फ्रॉम द सप्लाई। यानी कि पूरा सिस्टम सेटल्ड है, पूरा सिस्टम वेल सेटल्ड है, सेंडिंग पे भी वोल्टेज है, रिसीविंग पे भी वोल्टेज है, करंट भी फ्लो कर रहा है, एनर्जी भी ड्रॉ की जा रही है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से कंटिन्यूअस फैशन में चल रही हैं। इसको कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। तो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस माने सिस्टम इज सेटल्ड, एंड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस माने एनर्जी बिगिंस टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंडिंग एंड टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। तो एनर्जी ट्रेवल करके एक बार पहुंच गई ना रिसीविंग पे, और लोड उसे कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करने लग गया, तब हम कहेंगे इट इज इन स्टेडी स्टेट। और जब तक एनर्जी ट्रेवल करके धीरे 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 जा रही है, तब हम इसे कहेंगे ट्रांजिएंट, तब हम इसे कहेंगे ट्रांजिएंट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये जो चैप्टर मैं अभी आपको कराने वाला हूं ना, इट इज अबाउट स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। तो अभी हम जितनी भी बातें करेंगे मेरे भाई, स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यानी सोर्स भी कनेक्टेड है, लोड भी कनेक्टेड है, करंट भी फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी स्टैब्लिश्ड है। अब बात की जाएगी कि ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्म कैसा कर रही है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के मैट्रिक्स कैसे हैं। मैट्रिक्स का क्या मतलब है, उसके पैरामीटर कैसे हैं। पैरामीटर माने आरएलसी नहीं, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर कैसे हैं, जैसे एफिशिएंसी कितनी है, उसकी रेगुलेशन कितनी है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। यानी ट्रांसमिशन लाइन पे जब सोर्स लगाए, लोड लगाए, तो क्या ट्रांसमिशन लाइन सही परफॉर्म कर रही है, यानी मेरी जरूरत अनुसार परफॉर्म कर रही है, यानी क्योंकि अगर नहीं कर रही तो लाइन बदलनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सेंडिंग का मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर रिसीविंग तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वोल्टेज का ड्रॉप कम से कम है या नहीं है, ये सारी बातें वेरीफाई करनी होती है इन दिस स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मेरे भाई ये बताओ, समझ आई पूरी कहानी, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन? समझ आया कि नहीं आया, ये जल्दी से मुझे बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट इज ट्रांजिएंट एंड व्हाट इज स्टेडी स्टेट, ठीक है। और नितेश मेरे भाई, जिसको नोट्स की जरूरत होती है, जल्दी से नोट डाउन कर लो ये दोनों लाइनें, जल्दी से नोट डाउन कर लो इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे ही बेहतरीन रिस्पॉन्स चलाते रहा करो, चैट चलाते रहा करो, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी, समझ रहे हो ना, मुझे पढ़ाते पढ़ाते नींद आने लगेगी अगर ये आपके रिस्पॉन्स और हमारी इंटरेक्शन नहीं चलेगी। लाइव क्लास का मजा उठाओ, लाइव क्लास को एंजॉय करो, कैसे इंटरैक्ट करके। मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूं, ठीक है, बट जो कमेंट्स आंसर करने लायक होते हैं उनका बिल्कुल मैं आंसर करता हूं, जो नहीं होते हैं उनको मैं बिल्कुल आंसर नहीं करता हूं, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, जब सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे कौन से लॉसेज हैं जो आ जाते हैं जिससे कि एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है। तो तीन तरह के लॉसेज आते हैं, एक आता है ओमिक लॉस, एक आता है ओमिक लॉस। भाई ऑब्वियस सी बात है ओमिक लॉस आएगा, लेकिन मेरे भाई गलती से भी कॉपर लॉस मत कह देना, ट्रांसमिशन लाइन बनती है एल्यूमिनियम से, सो वी कांट कॉल इट कॉपर लॉस। तो I2R का जो जनरल नेम होता है दैट इज द ओमिक लॉस, क्योंकि ओम्स लॉ से आया है, ओम्स लॉ से लॉस आया तो ओमिक लॉस है, बट डोंट कॉल इट कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इज ओनली एप्लीकेबल इन मशीन्स वेयर द वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर, वेयर वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ओमिक लॉसेस जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं I2R, और अगर 3 फेज ले लोगे ना तो ये हो जाते हैं 3I2R, 3I2R, ठीक है। ये दो तरह के लॉसेस हो जाते हैं। अरे मेरे भाई टाइम मत मल्टीप्लाई करना, यहां एनर्जी की नहीं पावर की बात हो रही है, तो टाइम नहीं, I2RT नहीं। दूसरा कोरोना लॉस, तो बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको कि कोरोना क्या होता है, पूरा विजुअलाइज भी कराया था बढ़िया तरीके से कि कोरोना में क्या होता है, जो आपका एक कंडक्टर होता है उसके अराउंड इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है कि उसके अराउंड की एयर आयोनाइज हो जाती है, उसके अराउंड की एयर आयनाइज हो जाती है, और वो एयर फिर आयनाइज होकर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और इसी फिनोमिना को कहते हैं कोरोना, इसी फिनोमिना को कहते हैं कोरोना। अब ये जो एयर आयनाइज होकर कंडक्ट कर रही है इसमें जो लॉस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कोरोना लॉस। और कोरोना लॉस में होता क्या है मेरे भाई, जो एनर्जी होती है दैट गोज अवे इन द फॉर्म ऑफ द साउंड एंड द लाइट एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ऐसा मत कहना हवा गर्म हो गई इसमें एनर्जी चलेगी, नहीं मेरे भाई, घिस 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 की जो आवाज आती है ना कंडक्टर में से बरसातों के दौरान, वो एनर्जी का लॉस है। क्योंकि अगर कंडक्टर आवाज कर रहा है तो ये आवाज जनरेट कहां से हो रही है, एनर्जी कहां से आ रही है, ये एनर्जी आ रही है सोर्स से, तो सोर्स से जो एनर्जी आके आवाज में कन्वर्ट हो गई दैट इज कोरोना लॉस। या कंडक्टर के अराउंड जो ग्लो दिखा, जो लाइट बन गई, वो भी है कोरोना लॉस, क्योंकि वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट हो रही है साउंड और लाइट में। और मैंने आपको लॉसेस के बारे में एक बहुत बेहतरीन फंडा दिया था कि जो एनर्जी नॉन यूटिलाइज्ड है दैट इज द लॉस। जैसे स्पीकर पे गाना बजाते वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो गाना आपके कानों को पसंद आ रहा है तो दैट इज नॉट अ लॉस। लेकिन वहीं अगर हमारा स्पीकर पिंग 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 ऐसे आवाज करने लगे, शोर मचाने लगे, तो दैट नॉइज इज अ लॉस, क्योंकि वो एनर्जी ले भी रहा है और हमारा उसमें कुछ फायदा हो भी नहीं रहा है। तो जिस एनर्जी से आपका भला हो रहा है दैट इज द यूटिलाइज्ड एनर्जी, और जो एनर्जी आपको वेस्ट कर रही है दैट इज द लॉसेस। तो कोरोना में लॉस कहां जाता है, साउंड और लाइट के अंदर। तो दूसरा होता है कोरोना लॉस। तीसरा होता है लॉस ड्यू टू लीकेज करंट। मैंने बताया था कुछ ना कुछ करंट ऐसा होता है जो वायर से जाके इंसुलेटर से होके टावर में से होके ग्राउंड में निकल जाता है, यानी जो टावर से होके ग्राउंड में चला गया दैट ऑल्सो इज अ लॉस, दैट ऑल्सो इज अ लॉस। क्योंकि मेरा एम क्या था कि मेरे को सेंडिंग से रिसीविंग तक एनर्जी भेजनी थी, लेकिन इसमें से कुछ पावर ऐसा करके टावर में से निकल गई। अब ये जो पावर अर्थ में चली गई, जो एनर्जी अर्थ में चली गई, ये मेरे काम नहीं आई, क्योंकि लोड तो था रिसीविंग एंड पे, उस तक एनर्जी पहुंची नहीं, और अगर लोड तक एनर्जी पहुंची नहीं जो कि रिसीविंग एंड पे लगा था, तो दैट इज काउंटेड एज अ लॉस। इसको कैसे लिखते हैं, ये जो लीकेज करंट है ना, इसको दिखाते हैं बाय मींस ऑफ अ शंट कंडक्टेंस, इसको दिखाते हैं बाय मींस ऑफ अ शंट कंडक्टेंस। अब ये जो शंट कंडक्टेंस है ना, देखो ऐसे दिखा देते हैं, आपने देखा भी था ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में, मैंने बताया भी था कि ना ये जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस है वो ऐसे शंट में दिखाया जाता है। इसको दिखाते हैं G, इसको दिखाते हैं C। तो हम कहते हैं ये जो लीकेज करंट का लॉस है, ये जो लीकेज करंट का लॉस है मेरे भाई, ये लॉस कितना आएगा। अच्छा बताओ, वैसे ये बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है व्हाइट और ब्लैक की जगह, क्यों, क्या कहते हो, इज दिस बेटर देन व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड? डार्क भी नहीं, आपका इंटरनेट भी ज्यादा नहीं खपेगा, एंड इट इज मोर सूदिंग टू द आईज एज कंपेयर टू द व्हाइट बैकग्राउंड, आंखों को ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। अनबैलेंस सिस्टम के अंदर 3 गुना नहीं करेंगे, I1² R1 I2² R2 प्लस I3² R3, इस तरह से तीनों फेजेस का लॉस निकाल के ऐड किया जाएगा, ठीक है। चलो
ये आ गए तीनों लॉसेस। अब आप एफिशिएंसी क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे एफिशिएंसी इज रिसीविंग एंड पावर बाय रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, प्लस लॉसेस। तो एफिशिएंसी इज रिसीविंग एंड पावर ओवर रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस। ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रिसीविंग एंड पे लगा है लोड, लोड जो पावर लेगा, लोड पावर बाय लोड पावर प्लस लॉसेस इज कॉल्ड एज योर एफिशिएंसी। इट इज कॉल्ड एज योर एफिशिएंसी। ठीक है मेरे भाई, ये बातें समझ आ रही हैं? तो एफिशिएंसी में करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। और बहुत सही पॉइंट लिखा है मेरे एक दोस्त ने कि ये जो पावर आएगी ना, पी आर प्लस लॉसेस, ये होती है सेंडिंग एंड पावर। ये होती है सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, ये पावर सप्लाइड बाय सोर्स है, पावर सप्लाइड बाय सोर्स। ठीक है भाई, तो मेरे को लगता है एफिशिएंसी तो सबको समझ आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं रेगुलेशन पे, अब आ जाते हैं रेगुलेशन पे। सर ये रेगुलेशन क्या चीज होती है? रेगुलेशन देखो, जैसे मशीन में पढ़ते हो वोल्टेज रेगुलेशन, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में भी पढ़ा जाता है। रेगुलेशन का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन पे लोड बदलेगा तो कैसे कैसे उसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी। समझ रहे हो? जैसे कई बार देखना, आप घर में अचानक से एसी चालू करना, आपकी जो लाइट लगी होगी ना, ट्यूब लाइट लगी होगी, वो डिम हो जाती है। यानी आपका एसी चालू करने से या सिस्टम पे लोड बढ़ाने से आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गई, और इसी को नापा जाता है एक पैरामीटर से, विच इज कॉल्ड एज द वोल्टेज रेगुलेशन। ये एक्सपेरिमेंट कभी भी करना, एक या दो एसी ना एक साथ बटन दबा के चालू कर देना और फिर देखना कि क्या होता है, ट्यूबलाइट को क्या होता है, पंखे को क्या झटका लगता है या नहीं लगता। अगर झटका लग रहा है माने कि आपका लोड लगाने से वोल्टेज गिर गया, वोल्टेज गिर गया। बट हम ये चाहते हैं कि भैया लोड कितना भी लग जाए, कितनी भी पावर खींच ले, मिलनी मुझे 220 वोल्ट ही वोल्टेज चाहिए, मेरे पास वोल्टेज कम ना हो, मेरे पास वोल्टेज कम ना हो। और अगर ऐसा चाहते हो, इसका मतलब है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मिनिमम रहना चाहिए, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिनिमम का मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी मिनिमम। ठीक है, एसी नहीं है तो मेरे भाई हीटर वीटर कुछ भी हाई पावर चला लेना। ठीक है, हीटर वीटर कुछ भी हाई पावर चला लेना और देखना वोल्टेज कैसे फ्लक्चुएट होती है। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि कभी भी क्या होता है कि हम ये चाहते हैं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मिनिमम से मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम रहना चाहिए, और उसके लिए आपका रेगुलेशन मिनिमम आना चाहिए। रेगुलेशन शुड बी मिनिमम। अब कोई बच्चा ये कह रहा है सर ट्रांसमिशन लाइन का लोड तो फिक्स होता है, क्यों मेरे भाई तुम्हें बिजली ऑफिस से कॉल आता है कि ऐसा करना बेटा, आज 2 एसी या फिर एक पंखा एक लाइट ही चलाना, हम ना लोड फिक्स कर रहे हैं। तो आप ऐसा करना, ऑन ऑफ मत करना कुछ भी घर के अंदर, इतना बता दिया, इतने में जी लो। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है ना। और मेरे भाई कोई पूछ रहा है एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए आप ट्रांसफार्मर का वीडियो देखो, उसमें एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट निकाला जाता है, ऑल डे एफिशिएंसी भी कहते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में वो सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको स्किप कर सकते हो। इट इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसफार्मर, उसका सवाल भी कई बार कराया, उसका कंसेप्ट भी पूरा पढ़ा है। अब देखो रेगुलेशन, रेगुलेशन हमेशा निकाला जाता है मेरे भाई आउटपुट पे। जैसे ट्रांसफार्मर है तो उसके सेकेंडरी पे, जनरेटर है तो उसके आउटपुट पे, ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके रिसीविंग एंड पे, उसके रिसीविंग एंड पे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी इज ऑलवेज, सॉरी, रेगुलेशन is always computed at output. That is very very necessary. Regulation is always computed at output. ठीक है, computed at output. अब बात है वोल्टेज रेगुलेशन कितनी आती है। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। अब देखो VR0 का मतलब है नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज। अब आप नीचे नो लोड से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने नीचे नो लोड से डिवाइड किया तो इट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन डाउन, इट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन डाउन। ठीक है, और अगर आपने नीचे फुल लोड से डिवाइड किया देन इट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन अप, इट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन अप। ठीक है मेरे भाई, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एवरीबडी क्विकली टेल मी, इज दिस क्लियर?
रेगुलेशन अप। तो ये दो तरह की रेगुलेशन होती है, लेकिन सर फिर यूज कौन सी करें? एग्जाम में आ जाए तो कौन सी यूज करें? तो मेरे भाई मैं ये कहता हूं एग्जाम के अंदर आ जाए तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो और आप क्या लिख दो मेरे भाई कि वोल्टेज रेगुलेशन इज मॉड VR0 माइनस मॉड VR बाय मॉड V रेटेड। ठीक है, ये आप यूज करें, नीचे रेटेड वोल्टेज का यूज करें, अब कोई बच्चा मेरा पूछ रहा है कि सर ये अप एंड डाउन का क्या मतलब है? डाउन इसलिए क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा डाला है। नो लोड वोल्टेज ज्यादा होती है फुल लोड वोल्टेज से, डिनोमिनेटर बड़ा डालोगे तो वैल्यू छोटी आएगी, दैट इज रेगुलेशन डाउन। डिनोमिनेटर छोटा डालोगे, वैल्यू एग्जाम में डिवाइड एक ही वैल्यू से करना, दैट इज द रेटेड वैल्यू। नो लोड का मतलब ओपन सर्किट ही होता है, मतलब अगर रिसीविंग एंड पे कोई लोड ना लगाया जाए, इसका मतलब क्या है? दैट द लाइन इज ओपन। अब रेगुलेशन निकालते वक्त कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रेगुलेशन निकालते वक्त बफर कर रहा है क्या? एक चीज बताओ, लेट मी चेक। अब देखना मेरे भाई, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो मेरे नेट की स्पीड आती है 800 MBPS वगैरह, तो एक बार चेक करके बताना अब बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कई बार ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इशू करता है, बाकी इंटरनेट का इशू नहीं है। चलो, अब कुछ बातों का ध्यान रखना होता है रेगुलेशन निकालते वक्त कि रेगुलेशन में लोड वेरी करके, ठीक है, रेगुलेशन में लोड वेरी करके ये देखना होता है हमें कि भाई रिसीविंग एंड की वोल्टेज में क्या चेंज आया। तो इस दौरान आपको सेंडिंग एंड की वोल्टेज बेटा सेम रखनी पड़ेगी, यानी जनरेटर तो उतनी ही वोल्टेज दे रहा है, बट लोड बदल के ये चेक कर रहे हैं रिसीविंग एंड पे कोई इंपैक्ट आ रहा है या नहीं, और आ रहा है तो कितना इंपैक्ट आ रहा है। इस चक्कर में ऐसा मत करना कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज बदल दो, सेंडिंग एंड का वोल्टेज नहीं चेंज करना है, सेंडिंग एंड शुड बी सेम, ओनली रिसीविंग एंड विल चेंज। ठीक है, अब इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन इज कंप्यूटेड एट अ स्पेसिफाइड पावर फैक्टर, यानी क्वेश्चन के अंदर पावर फैक्टर हमेशा मेंशन्ड होगा कि 0.8 पावर फैक्टर है, 0.6 पावर फैक्टर है, ये चीजें आपकी पहले से स्पेसिफाइड रहेंगी और फिर उसी पे वोल्टेज रेगुलेशन निकाली जाएगी। यार मेरे एंड पे तो मुझे सही दिख रहा है। अभी देखो सही आ रहा है क्या? अब देखो कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर नो लोड है तो रिसीविंग और सेंडिंग की वोल्टेज बराबर होगी। नहीं मेरे भाई, इतना सिंपल सर्किट नहीं होता, ट्रांसमिशन लाइन का इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर रिसीविंग एंड का करंट जीरो है तो सेंडिंग का भी जीरो रहे। अच्छा ऐसा सोचो, रिसीविंग का मान लो जीरो भी है, आपने लोड लगाया ही नहीं है, क्या लीकेज करंट नहीं होगा? क्या लाइन चार्जिंग करंट नहीं होगा? तो बिना किसी लोड के भी ट्रांसमिशन लाइन में कुछ ना कुछ करंट जरूर फ्लो करता है, सोर्स से कुछ ना कुछ करंट आता है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप जीरो नहीं आता मेरे भाई, वोल्टेज ड्रॉप जीरो नहीं आता। ध्यान से समझो, अगर आप लोड नहीं भी लगाओगे स्टिल देयर विल बी लीकेज करंट, स्टिल देयर विल बी लाइन चार्जिंग करंट। जैसे देखो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट होता है, आप लोड ना लगाओ तो प्राइमरी का करंट जीरो थोड़ी होता है, शंट ब्रांच में करंट जाता है। ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी देखो, ये जो शंट ब्रांच है ना, अगर इधर करंट जीरो भी जा रहा होगा तो यहां से करंट ऐसे आ जाएगा। समझ आई बात? शंट ब्रांच में करंट फ्लो करेगा और इस कारण से आपका वोल्टेज ड्रॉप जीरो नहीं होता। ओपन सर्किट डज नॉट मीन दैट द सेंडिंग एंड विल बी इक्वल टू रिसीविंग एंड। तो मैं आपको क्या बात बता रहा था, रेगुलेशन निकालते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि एज द लोड इज बीइंग वेरिड द सेंडिंग एंड वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और रेगुलेशन निकाला जाता है एट अ स्पेसिफाइड पावर फैक्टर, और वोल्टेज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ये बात पे ध्यान देना, वी ओनली कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज का एंगल मत ले लेना। यानी जब यहां वैल्यू डालोगे ना तो इस बात पे ध्यान लगाना, मैंने मॉड लिखा हुआ है, यानी दोनों वोल्टेजेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उनका एंगल नहीं चाहिए, उनका एंगल नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि सर ये ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट मीडियम लॉन्ग में कैसे निकालते हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग क्यों होता है। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन ना इस टाइप की वेव बनती है,
वेव बनती है, मैं आपको डिराइव भी कराऊंगा वेव नेचर, मैं आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन से डिराइव कराऊंगा, वेव बनती है। बट मेरे भाई ये ध्यान दो कि वेव इस टाइप का मोशन होता है इन केस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ऐसा मत सोचना ट्रांसमिशन लाइन आपकी फ्लक्चुएट करती है, नहीं मेरे भाई, उसकी जो वोल्टेज और करंट है ना वो ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं। वायर नहीं हिलती ऐसे ऊपर नीचे, नहीं, उसके वोल्टेज और करंट ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं और इसे कहते हैं वेव नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइंस को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ एंड देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? जब कोई वेव प्रोपोगेट करती है तो उसके दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच का, क्रेस्ट मतलब क्या होता है? उसका मैक्सिमम वैल्यू। दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस ले लो या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस ले लो, ये भी लैम्डा ही है, ये भी लैम्डा ही है। दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द लैम्डा। तो हम क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वायर की लेंथ कितनी है और उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, इसको कंपेयर करके ये पता लगाया जाता है ट्रांसमिशन लाइन किस कैटेगरी में जाएगी, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन की वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है, C बाय एफ। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आप कहोगे सर कितना लेंगे, 3 × 10⁸ मत लेना, 5 लेना, किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज लगाओगे ना तो ऐसे आ जाता है लैम्डा। ठीक है, जब भी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो इट ऑलमोस्ट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट। और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी जो वोल्टेज और करंट की वेव्स हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट ऑल्सो ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पे मेरे भाई ट्रैवल करेगा और उसके हिसाब से लैम्डा आ गया 6000 किलोमीटर। अब समझ लो 6000 किलोमीटर लंबी तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, लैम्डा और इसकी लेंथ, जो वायर की एक्चुअल लेंथ है, उसे हम कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं लाइन किस कैटेगरी में जाने वाली है, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। आप कहोगे सर जरूरत क्या पड़ी, वायर तो वायर है ना, छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, चौड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई फर्क यह पड़ता है कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन का एग्जैक्ट एनालिसिस करने लग गए ना, अगर पूरा उसका बढ़िया तरीके से डिटेल में एनालिसिस करने लग गए, बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक एनालिसिस पूरा करने में, और उतना टाइम ना तो मैं दे सकता हूं, ना उतना टाइम मेरे पास है, ना उतना टाइम मेरे पास है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ अप्रोक्सीमेशंस करके इस एनालिसिस को सिंप्लीफाई करना है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से एनालिसिस सिंप्लीफाई कर पाऊं और एक्यूरेसी में ज्यादा घाटा ना आए, यानी रिजल्ट अभी भी ठीक ठीक आ गया लेकिन मेहनत काफी बच गई, तो हो गया ना फायदा, हो गया फायदा। ऐसा सोचो, गेट में अगर 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट तक आपने आंसर सही निकाल लिया लेकिन उसके चक्कर में 1 मिनट बच गया, तो मेरे भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। आपका रेंज में भी आएगा आंसर, आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और आपके पास जो टाइम बचा है उसे भी आप अगले क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये फायदा होता है, ये फायदा होता है आपका किसका, अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेशन का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, ये हमारी एक वेव है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि इस वेव में, चलो मैं यहां पे ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं कि मान लो मैंने छोटी सी एक ट्रांसमिशन लाइन ले ली है, ऐसे एकदम छोटी सी, समझ आ रहा है? इसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी लाइन है ये। अब आप ये देखो कि ये जो फ्लक्चुएशन आएगा ना, ये तो मैंने फिर भी बड़ी दिखाई है आपको, इतनी बड़ी लाइन नहीं ले रहा हूं। ये जो फ्लक्चुएशन आएगा वोल्टेज में या करंट में, चलो करंट की बात कर लेते हैं, ये करंट का वेव है ऐसा मान लो। यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या है, ये है आपका डिस्टेंस, एंड यहां पे वाई एक्सिस पे क्या है मेरे भाई, यहां पे वाई एक्सिस पे क्या है, आपका करंट का एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ रही है? हमने यहां पे ये दिखाया है कि करंट डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, यानी सेंडिंग एंड पे करंट अलग है, रिसीविंग एंड पे अलग है। ये वाला एंड आपका सेंडिंग एंड है और ये वाला है रिसीविंग एंड। ये जो है ना, ये है इसकी फिजिकल लेंथ। अब अगर आप ये सोचो, यहां फिजिकल लेंथ काफी ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू वेव लेंथ। फिजिकल लेंथ इज मच स्मॉलर देन वेव लेंथ, L इज मच मच लेस देन लैम्डा। अगर ऐसा हुआ मेरे भाई तो चेंज इन करंट, चेंज इन Ix
इज अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत कम चेंज आएगा। अगर करंट का चेंज ऑलमोस्ट ना के बराबर है तो वी एज्यूम करंट कांस्टेंट इन द लाइन। अगर करंट आप कांस्टेंट मान रहे हो कि सेंडिंग से रिसीविंग तक करंट कांस्टेंट जा रहा है, एक चीज सोचो ना, सेंडिंग से रिसीविंग तक करंट कांस्टेंट जा रहा है, इसका मतलब है वी आर इग्नोरिंग शंट ब्रांच, क्योंकि कुछ करंट तो शंट में भी जाता ना, पूरा आगे तक नहीं जाता। इसका मतलब है आपने शंट ब्रांच को इग्नोर कर दिया, और यही मेरे भाई कहलाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यही कहलाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो अब एक चीज को समझो, हम कर क्या रहे हैं कि अगर लेंथ और लैम्डा के कंपैरिजन में लेंथ बहुत छोटी हो जाए तो हम ये मान लेते हैं कि करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, यानी शंट ब्रांच इग्नोर कर देते हैं। और शंट ब्रांच अगर इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगी, सीरीज ब्रांच, सिर्फ क्या बचेगी, सीरीज ब्रांच। और यही होता है मेरे भाई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो मोटिवेशन को समझो, मोटिवेशन को समझो, ये सब क्यों किया, ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब मेरे भाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लाइन को जितना क्लासिफाई कर लेंगे, यहां पे लाइन को जितना क्लासिफाई कर लोगे उतना अप्रोक्सीमेट करके रिजल्ट बढ़िया निकाल सकते हो और कम से कम टाइम में निकाल सकते हो। अक्षत मेरे भाई अगर पीछे के लेक्चर देखोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं लेक्चर्स में, ठीक है। मैं क्वेश्चंस का पूरा पूरा सेशन अलग करता हूं जिसको मैं डीपीबी सेशन नाम देता हूं, और हर टॉपिक के बढ़िया क्वेश्चन, ज्यादा नंबर में, ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। अगर आपने पावर सिस्टम का कोर्स कवर किया और इसके बाद पावर सिस्टम के क्वेश्चन ना बने, ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर से समझो, लाइन को अप्रोक्सीमेट क्यों किया, लाइन को क्लासिफाई क्यों किया, ये क्लासिफिकेशन नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। लाइन तो लाइन है, लेकिन उसका मॉडल सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आंसर तो ठीक ठाक आ जाए लेकिन साथ साथ मेहनत बहुत बच जाए, इसी के लिए लाइन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आता हूं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है मेरे भाई, दैट इज मच लेस देन लैम्डा। अब हम क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं L by lambda is much less than 1। लैम्डा देखो C by F होता है ना, समझ आया। तो यानी L इंटू एफ पे, L इंटू एफ पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, L by लैम्डा से क्या बन के आ गया, L इंटू एफ। तो हम कहते हैं शॉर्ट लाइन वो होती है जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर से कम हो फॉर 50 हर्ट्ज, 80 किलोमीटर से कम हो फॉर 50 हर्ट्ज। या जनरल क्राइटेरिया कर दो बंधु, जनरल क्राइटेरिया कर दो कि सर LF शुड बी लेस देन 4000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक चीज सोचो ना, ये वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 5 से तो बहुत छोटी है। 4 into 10 की पावर 3 is much smaller than 3 into 10 to the power 5 and that is the condition of a short line। तो आपको एग्जाम के अंदर क्या याद रख के जाना है मेरे भाई कि L into F is less than 4000, L into F is less than 4000। मान लो वो एग्जाम में ऐसा कह दे कि बेटा हमने 100 हर्ट्ज लगा दिया, अगर वो आपसे ऐसा कह दे हमने 100 हर्ट्ज लगा दिया, अब ये बताओ कितनी लेंथ की लाइन को शॉर्ट बोलोगे। आप कहोगे सर अगर 100 हर्ट्ज यहां रख दें तो L की वैल्यू लेस देन 40 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर F 100 है तो L शुड बी लेस देन 40, और उस लाइन को क्या कहेंगे, उस लाइन को कहेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। समझ आ गया, समझ आ गया सब लोगों को। यानी लाइन पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलते जाओगे वैसे वैसे आपकी कंडीशन बदलती जाएगी। अब आप कहोगे सर लगाएंगे तो 50 हर्ट्ज ही, आप भी अजीब बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी। मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन का यूज ईएमटी में सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है, और वहां काफी हाई फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है। और जब वहां हाई फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हो तो ऑब्वियसली वहां क्राइटेरिया डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू योर पावर सिस्टम, ठीक है। 50 हर्ट्ज पे तो 80 किलोमीटर का क्राइटेरिया है, लेकिन जब ईएमटी में जाओगे, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में चले जाओगे तो ये लेंथ का क्राइटेरिया काफी हद तक बदल जाएगा, ठीक है। LF लेस देन 4000 इज द कंडीशन फॉर शॉर्ट लाइन। अब देखो, जब ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स निकालते लास्ट चैप्टर के अंदर तो सारे पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पर किलोमीटर थे। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, केवीएल केसीएल की लिमिटेशन होती है, दे कैन बी अप्लाइड
दे कैन बी अप्लाइड ओनली टू द लम्प्ड सर्किट। लम्प्ड का मतलब क्या होता है, जहां सारा का सारा पैरामीटर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया जाए। जैसे देखो मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर दिख रही है ना, सब लोगों को वायर दिख रहा होगा बढ़िया से। ये वायर है, इसके हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, यानी इस वायर को अगर मैं आधा कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस आधा हो जाना चाहिए, सही बात है, L/A से। अगर इसकी लेंथ आधी कर दें तो ये रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। लेकिन वहीं मेरे भाई, अगर इसका पूरा रेजिस्टेंस मान लो इस प्लग में होता, मान लो इसका पूरा रेजिस्टेंस इस प्लग में होता, तो वायर कितनी भी कट कर लो रेजिस्टेंस क्या रहता, सेम। उसे कहते हैं लम्प्ड। जब सारा का सारा रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस एक पॉइंट पे मान लिया जाए, दैट इज लम्प्ड। और अगर पूरी लेंथ में बटा हुआ है तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक्चुअल में तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूटेड में आप केवीएल केसीएल नहीं लगा सकते, अप्रोक्सीमेशन के लिए लंप करना पड़ेगा, लंप करना पड़ेगा, तभी नेटवर्क एनालिसिस लग पाएगा। तो ये जो आर और एल है ना, इसकी यूनिट ओम्स है, इसको लंप कर चुका हूं, और इसकी यूनिट मिली हेनरी है, इसे भी लंप कर चुका हूं। तो ये जो मेरे पास दोनों एलिमेंट मैंने यहां पे आपको दिखा रखे हैं, दीज आर लंप्ड एलिमेंट्स, दीज आर लंप्ड एलिमेंट्स, ठीक है। बिना लंपिंग के ध्यान रखना, केवीएल एंड केसीएल कैन नॉट बी अप्लाइड, KCL and KVL cannot be applied in case of lumped elements। और यहां पे देखो, सॉरी, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां KCL से आप डायरेक्टली कह सकते हो IS इक्वल टू IR। लेकिन देखो लंप करने की वजह से क्या हुआ, आपको सेंडिंग एंड तो नजर आ रहा है, आपको रिसीविंग एंड भी नजर आ रहा है, लेकिन बीच का कुछ नजर नहीं आ रहा, बीच का कुछ नजर नहीं आ रहा। सेंडिंग से रिसीविंग के बीच में कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने मॉडल में सिर्फ क्या दिखाया है, एक सेंडिंग और एक रिसीविंग, एक सेंडिंग और एक रिसीविंग। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई मेरे भाई। चलो अब आगे चलते हैं। अगला आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम में क्या कहते हैं, लेंथ थोड़ी सी और बढ़ गई, लेंथ थोड़ी सी और बढ़ गई, तो हम कहते हैं कि यहां क्राइटेरिया ये होता है कि लेंथ 80 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक लाई कर सकती है फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। यानी अगर LF की बात करें तो 80 इंटू 50 4000, और 200 इंटू 50 10,000। यूनिट तो समझ आ रही ना, हर्ट्ज का मतलब पर सेकेंड होता है। तो 4000 से लेके 10,000, ठीक है, 4000 से लेके 10,000 तक आपका L इंटू F वेरी करेगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब मीडियम लाइन के अंदर क्या करते हैं, बस लीकेज को इग्नोर करते हैं, लाइन पे स्टोर्ड चार्ज को इग्नोर नहीं करते, ठीक है, लाइन पे स्टोर्ड चार्ज को इग्नोर नहीं करते। तो वी कंसीडर द चार्ज स्टोर्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से देखना क्या होता है। चार्ज स्टोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। देखो ऐसे ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे भाई खूब मजे से यहां से चले 100 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे आपके पास पहुंचे सिर्फ 90 इलेक्ट्रॉन, 90 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहां डिपॉजिट हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आपके ना यहीं रह गए, ये ऐसे ना 10 इलेक्ट्रॉन पड़े रह गए, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गए। अब इस वजह से अगर यहां पे करंट आई था तो 90 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 0.9 I आगे पहुंचा, तो ये 0.1 I, इसे कहते हैं लाइन चार्जिंग करंट। इसे क्या कहा जाता है, लाइन चार्जिंग करंट। समझ में आई मेरी बात। लाइन चार्जिंग करंट चीज क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्जेस लाइन पे स्टोर्ड रह गए विच वर नॉट एबल टू रीच टू द रिसीविंग एंड, दैट करंट इज कॉल्ड एज द लाइन चार्जिंग करंट। अब इसके अंदर लाइन चार्जिंग करंट कंसीडर करते हैं, लेकिन लीकेज कंसीडर नहीं करते, इसके अंदर लीकेज कंसीडर नहीं करते मेरे भाई। इसीलिए इसके अंदर आप शंट ब्रांच में सिर्फ कैपेसिटर दिखाओगे, शंट ब्रांच में सिर्फ क्या दिखाओगे, कैपेसिटर। यू विल इग्नोर द G, यू विल इग्नोर द वैल्यू ऑफ G। लेकिन मेरे भाई अब यहां आ जाता है एक धर्म संकट। क्या धर्म संकट आ गया, धर्म संकट ये आ गया कि भैया ये कैपेसिटर लगेगा कहां। चलो ठीक है सर, आपकी मान ली सारी बात कि कैपेसिटेंस लेना है, लेकिन रखे कहां, इसको क्या अपने सिर पे रखेंगे, कहां लगेगा सर्किट में, लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा, बीच में लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, अरे भाई लगेगा कहां।
तो मेरे भाई ये प्रॉब्लम सुलझाने के लिए कई सारे मॉडल यहां पे डिफाइन किया जाता है, कई सारे मॉडल। पहला होता है रिसीविंग एंड सी मॉडल। रिसीविंग एंड सी मॉडल का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट द रिसीविंग एंड। कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट द रिसीविंग एंड। अच्छा देखो, एक गलती कभी मत करना, ये बेचारे जो आर और एल है ना, इनको जुदा कभी मत करना। आर और एल हमेशा एक साथ रहेंगे, आर और एल हमेशा एक साथ रहेंगे। माने अगर मैं एक वायर ले आऊं, अगर मैं आपके लिए ये वायर ले आऊं और मैं बोलूं मेरे भाई इसमें ये बता दो कहां तक आर है और कहां तक एल है, आप बता ही नहीं पाओगे। आप कहोगे सर हर पॉइंट पे आर है, हर पॉइंट पे एल है, तो हाउ कैन वी सेपरेट आर एंड एल, हाउ कैन वी सेपरेट आर एंड एल। तो गलती से भी आर और एल को जुदा मत करना, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इनके बीच में कैपेसिटर मत घुसा देना, वो मॉडल एकदम गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर ये मॉडल क्या होता है? मॉडल मेरे भाई एक ऐसा सर्किट होता है जो एक्चुअल लाइन के जितना ही आपको आउटपुट दे दे। यानी अगर आप एक एक्चुअल लाइन में वोल्ट मीटर एमीटर लगा के नापो और उस सर्किट से वैल्यू निकालो, तो आपको अगर सेम आंसर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल। ठीक है, तो उसको मॉडल कहा जाता है। तो मेरे भाई अगर आपने बीच में घुसा दिया ना कैपेसिटर, तो एक्चुअल लाइन तो कुछ और ही रिजल्ट देगी और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना, इसे कहते हैं रिसीविंग एंड सी मॉडल। ऐसे ही आप इसको सेंडिंग पे भी लगा सकते हो, आप इसको सेंडिंग पे भी लगा सकते हो। ये जो आईसी है ना, ये आईसी होता है लाइन चार्जिंग करंट, लाइन चार्जिंग करंट। इसको आप सेंडिंग पे भी लगा सकते थे, बट आर और एल को अलग मत करना, आर और एल को अलग मत करना। यहां पे देखो ये रहा आईसी, ठीक है भाई, ये वाला ठीक हो गया, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूं सर अगर लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड थी तो लाइंस को अलग अलग हिस्सों में बांट भी तो सकते हैं। फिर से ले आता हूं वायर को वापस। अगर ये पूरी वायर है, इसको मैं दो पार्ट में बांट के दोनों की मॉडलिंग अलग अलग कर दूं, ये जो पूरी वायर है अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों की मॉडलिंग अलग अलग कर दी जाए, देन इट विल बी एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे भाई, और डिस्ट्रीब्यूटेड में दोनों हिस्सों की लेंथ होगी L/2 L/2। दोनों की लेंथ कितनी होगी? L/2 L/2। और लेंथ अगर आधी हो गई, लेंथ अगर आधी हो गई तो ये पैरामीटर्स भी आधे हो जाएंगे, ये पैरामीटर्स भी आधे हो जाएंगे। अब देखो जो आधी लाइन है उस पे मैंने यूज कर लिया रिसीविंग एंड सी मॉडल। बात समझना, जो फर्स्ट हाफ है उसमें रिसीविंग एंड सी यूज कर लिया, और जो सेकंड हाफ है उसमें सेंडिंग एंड सी यूज कर दिया, सेंडिंग एंड सी यूज कर दिया। अब इन दोनों मॉडल को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है नॉमिनल टी मॉडल। C/2 और C/2 बन जाता है C, और ये R/2 और L/2 को लिख देते हैं Z/2। इधर से भी R/2 और L/2 को लिख देते हैं Z/2। समझ में आया? आप कहोगे सर दोनों में रिसीविंग है, दोनों में सेंडिंग यूज कर लेते। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर किसी भी मॉडल में कुछ भी इनएक्यूरेसी है और आप दोनों जगह वही मॉडल लगाओगे तो इनएक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मान लो रिसीविंग एंड में कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, एक्चुअल जो वायर टंगी हुई है वो अलग रिजल्ट दे रही है और ये मॉडल अलग रिजल्ट दे रहा है। अब आपने दोनों हिस्सों में सेम मॉडल लगा दिया, दोनों में इनएक्यूरेसी आ गई, तो ओवरऑल इनएक्यूरेसी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इंक्रीज। बाबूराव मेरे को ये बताओ कि अगर आपने कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया, माने डीसी में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। माने अगर एक वायर में ले आऊं, एक चीज मुझे बताना, अगर ये वायर ले आऊं और इसमें डीसी कनेक्ट करूं तो करंट नहीं फ्लो करेगा? सोच के बताना, करंट फ्लो नहीं करेगा वायर के अंदर, ऐसा तो नहीं होता। वायर तो वायर है, वायर में तो करंट हमेशा फ्लो करता है, और करंट अगर हमेशा फ्लो करता है तो कैपेसिटर सीरीज में नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी इन शंट, इट कैन ओनली बी इन शंट। सीरीज में लगाओगे तो डीसी करंट वुड बिकम 0। ये बात समझ आई? और देखो दूसरा रीजन क्या होता है मेरे भाई, दूसरा रीजन क्या होता है, अगर एक तार उठा लो, एक तार उठा लो, तो क्या आप ये कह सकते हो कि भैया सोर्स इसी तरफ लगेगा और लोड उसी तरफ लगेगा? क्या ऐसा कह सकते हो? क्या कभी ऐसा कह सकते हो? एक सिंपल सी वायर है कि भैया ये बात तो सॉकेट में डालो और ये वाली वायर लोड से जोड़ो, ये हिस्सा सॉकेट में जाएगा, ये लोड में जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। यानी वायर दोनों तरफ से एक जैसी होती है। वायर इज ऑलवेज सिमेट्रिक फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर वायर दोनों तरफ से सिमेट्रिक आती है मेरे भाई, तो उसका सर्किट भी सिमेट्रिक दिखना जरूरी है। इट सर्किट शुड ऑल्सो बी सिमेट्रिक। और अगर आपको सर्किट सिमेट्रिक चाहिए तो आपको मॉडल अलग अलग ही यूज करने पड़ेंगे। एक चीज सोचो ना, एक चीज सोचो,
अगर आप ऐसे लगा देते, ऐसे सोच लो, चलो अभी मैं एल नहीं दिखा रहा, क्या ये कहीं से भी सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक तो नहीं है मेरे भाई, सिमेट्रिक तो नहीं है मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मॉडल ऐसा बनाना है जो दोनों तरफ से सेम दिखे। सिमेट्रिक तो देखो ये भी नहीं है, अगर आप बीच में से काटोगे इट इज एसिमेट्रिक, इट इज एसिमेट्रिक, यानी ये मॉडल भी एक अच्छा मॉडल नहीं कहलाएगा। वायर हमेशा सिमेट्रिक होती है, अगर वायर सिमेट्रिक है तो आपका सर्किट एसिमेट्रिक हो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। डिंपल पूछ रहे हैं सर डीसी के लिए तो 0 होगा। डिंपल एक चीज बताओ, कोई तार लगा लाते हो तो क्या एसी डीसी की वायर अलग अलग लाते हो? कभी दुकान पे कभी तार खरीदने गए हो तो ये बोला है उससे भैया ये एसी में लगानी है या ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराना है, वो वाली वायर देना, वो मत देना जिसमें भैया डीसी फ्लो करता है, हमें तो वो वाली तार चाहिए एसी वाली। ऐसा जाके बोल मत देना, बेवकूफ बना के ज्यादा पैसे दबा लेगा, उसे समझ आ जाएगा सामने जो खड़ा है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, सामने जो खड़ा है इसको तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी नहीं आती है, ठीक है। तो ये वाला मॉडल अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और एक्चुअल लाइन भी सिमेट्रिक है। अब आप कहोगे चलो सर ये भी मान लिया, ये भी आप मान लिया कि एक में सेंडिंग लगेगा एक में रिसीविंग लगेगा। अब सर आप ये बताओ आपको कैसे पता था कि पहले में रिसीविंग लगेगा और दूसरे में सेंडिंग? आपको कैसे पता पहले में रिसीविंग दूसरे में सेंडिंग? मैं कहूंगा मेरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहले में भी सेंडिंग लगा सकता हूं और दूसरे में रिसीविंग, लो लगा दिया, पहले में सेंडिंग और दूसरे में रिसीविंग, पहले में सेंडिंग और दूसरे में रिसीविंग, समझ में आ रही है बात? दूसरे में रिसीविंग। अब ये देखो ये हो गया Z/2, ये हो गया मेरे भाई Z/2, ठीक है, ये भी हो गया Z/2। Z/2 और Z/2 जब सीरीज में लगेंगे, Z/2 और Z/2 जब सीरीज में लगेंगे तो ये बन जाएगा Z, ये बन जाएगा Z। इसे कहते हैं नॉमिनल पाई मॉडल, कि पाई की शेप का सर्किट है, एक पाई की शेप का सर्किट है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल पाई मॉडल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, अब आप कहोगे कि सर हमने यहां पे क्या किया, हमने लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दोनों को अलग अलग मॉडल किया और बाद में जोड़ दिया। सर 2 में क्यों, 3 में कर लेते, 4 में कर लेते, 5 में कर लेते, 2 में ही क्यों? मेरे भाई जितने हिस्से बनाओगे सर्किट उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ अप्रोक्सीमेशन का? अगर सर्किट एकदम खतरनाक लंबा सा बना दें तो अप्रोक्सीमेशन का फायदा ही क्या मिला? अगर अप्रोक्सीमेशन का फायदा मेरे भाई चाहिए तो आपको सर्किट सिंपल रखना होगा, इसलिए 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करना इज नॉट राइट, इट इज नॉट एट ऑल राइट। तो यू कीप इट इन 2 पार्ट और यू कीप इट इन 2 पार्ट्स, नॉट मोर देन 2। बात समझ में आई? करने को 3 4 5 जितने हिस्सों में डिवाइड करोगे ना उतना एक्यूरेट सर्किट आएगा, उतना एक्यूरेट सर्किट आएगा। क्यों आएगा उतना एक्यूरेट सर्किट? क्योंकि मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब जितना आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो उतना बढ़िया है, लेकिन अगर आप लंप कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात ये भी सब लंप्ड है, ये सब जो है ना लंप्ड है, ताकि नेटवर्क एनालिसिस लगाया जा सके, ये सब लंप्ड है, ठीक है। इसकी यूनिट ओम है, इसकी हेनरी है, इसकी फैरेड है, सब लंप्ड है। पर किलोमीटर में कुछ भी नहीं है, पर किलोमीटर में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? यू डिवाइड इट इन मल्टीपल पार्ट्स, रिजल्ट विल बी एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज। तो 2 से ज्यादा में डिवाइड करना रिकमेंडेड नहीं है, समझ गए? अब आती है बात लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात आती है। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि हम लोग शॉर्ट और मीडियम पे क्यों गए, शॉर्ट और मीडियम पे क्यों गए? बिकॉज वी वांटेड टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी, लाइन की एफिशिएंसी नहीं, अपनी एफिशिएंसी, कि हम लोग जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर पाए, तो अपनी एफिशिएंसी हाई रखनी थी, इसलिए शॉर्ट और मीडियम पे गए। लॉन्ग लाइन एक ऐसी लाइन होती है मेरे भाई जहां कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता, यहां देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन, यानी यहां पे आर एल सी जी ऑल आर कंसीडर्ड, ऑल आर कंसीडर्ड, समझ में आया? और दूसरी बात
पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहां लंपिंग नहीं की जाती, यहां लंपिंग नहीं की जाती। तो ऐसा मत सोचना लॉन्ग लाइन कुछ अलग से है, लॉन्ग लाइन एक्चुअल में एग्जैक्ट मॉडल है, ठीक है। लॉन्ग लाइन एक्चुअल में एक एग्जैक्ट मॉडल है मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का। और फिगर में मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको कि शॉर्ट और मीडियम के माध्यम से अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन क्या होती है, दैट L ग्रेटर देन 200 किलोमीटर फॉर F इक्वल टू 50 हर्ट्ज, यानी कि LF ग्रेटर देन 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कंडीशन होती है मेरे भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की ये कंडीशन है। तो देखो लॉन्ग लाइन वाला मॉडल हर जगह लग सकता है, लॉन्ग लाइन वाला मॉडल आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लगा सकते हो, लेकिन शॉर्ट और मीडियम की कंडीशंस हैं। लॉन्ग इज एग्जैक्ट, लॉन्ग इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कोई बच्चा करना चाहे कुछ गलत नहीं है, एग्जैक्ट तो बल्कि बढ़िया ही है। लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करेंगे ना, जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखोगे कि मेरे भाई इसका एनालिसिस बहुत टफ होता है, आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है। इस वजह से आप किस पे जाते हो, शॉर्ट और मीडियम पे, शॉर्ट और मीडियम पे, ठीक है। तो यहां मैंने बस यही लिखा है LF इज ग्रेटर देन 10,000। ये बातें क्लियर हो गई। तो आज आपको ये समझ में आया शॉर्ट मीडियम लॉन्ग कहां से आया और क्यों आया है, वाई डू वी डिफाइन द शॉर्ट मीडियम एंड द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये बातें आज के लेक्चर में आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जब तक रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है तो अप्रोक्सीमेशन ठीक है, लेकिन इतनी लंबी लाइन में ये अप्रोक्सीमेशंस चलती नहीं है, तो हमें एग्जैक्ट एनालिसिस करना पड़ता है। एग्जैक्ट एनालिसिस आप 50 किलोमीटर पे भी कर सकते हो, 10 पे भी, 100 पे भी, लेकिन मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए 200 से नीचे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं और 200 के ऊपर एग्जैक्ट लगा देते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। लॉन्ग लाइन इज द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल बट इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल। शॉर्ट लाइन इज द लीस्ट एक्यूरेट बट इट इज द इजीएस्ट टू सॉल्व। समझ आ रही है। तो जितना टाइम ज्यादा लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना, देखो गेट के अंदर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दोगे ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, गेट के अंदर एक क्वेश्चन को कम टाइम दोगे इनएक्यूरेसी आ जाएगी। सेम वे में लॉन्ग लाइन में लॉन्ग टाइम लगता है, इस वजह से रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आता है। शॉर्ट में सबसे कम टाइम लगता है तो उसमें रिजल्ट उतना ही इनएक्यूरेट आता है। और हर लाइन प्रैक्टिकली सिमेट्रिकल होती है, इसीलिए मॉडल ऐसा बनाओ जो कि खुद भी सिमेट्रिकल हो, देन ओनली इट विल रिजेंबल द एग्जैक्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह सब कराऊंगा। देखो शॉर्ट और मीडियम के तो मॉडल समझा दिए आज, ये शॉर्ट का मॉडल हो गया, ठीक है। मीडियम के 4 मॉडल करा दिए, लॉन्ग का पूरा डेरिवेशन चलेगा, लॉन्ग का पूरा डेरिवेशन चलेगा। तो ये सब चीजें आगे आएंगी, अभी आप शॉर्ट मीडियम लॉन्ग तक समझो, ठीक है, आगे सब कराऊंगा। अब देखो मेरे भाई, जिस कोई पूछ रहा था कि प्रीवियस ईयर कराते हो क्या सर, प्रीवियस ईयर मेरे भाई आपको यहां मिल जाएगा अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस ले रहे हैं, इसके अलावा फ्री क्विजेस करा रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, ये सब कुछ मिल रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे भाई। तो आज ही डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इस लिंक पे चले जाना, उसके बाद इस लिंक पे चले जाना, ठीक है। ये जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे जाओगे ना तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अब तक के लिए हुए और आगे लेने वाले दिख जाएंगे। और जैसा मैंने बताया आज रात 12 बजे से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। कितना हाइक होने वाला है ये मैंने सारी प्राइसिंग आपको दे दी है, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स। तो मेरे भाई अगर रात 12 बजे से पहले अगर पार्शियल पेमेंट करके भी बुक कर लेते हो तो भी आपको कम प्राइस पे सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इसीलिए आज ही बुक कर लेना। और कोड बंधु क्या लगाओगे, कोड आप क्या लगाओगे सर, अंकित ESE, अंकित ESE। अंकित ESE का मतलब आपके गेट और ESE की तैयारी में मैं आपका साथ देने वाला हूं, मैं आपको गाइड करने वाला हूं, इसलिए अंकित ESE आज ही लगा दो, पार्शियल पेमेंट करके अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लो और फुल कर सकते हो फुल कर दो और आ जाओ अनअकैडमी पे, दिखाता हूं नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। प्लस पे आने से मिलता क्या है, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, लाइव तो यहां भी मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक,
ठीक है, डाउट क्लियरिंग, क्रैश कोर्स, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को देख पाओगे, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल सब देख पाओगे। इसका 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अभी तो मिल जाएगा 22,500 में अगर मेरा कोड लगाते हो अंकित ESE, लेकिन आज रात 12 बजे से ये बढ़ने वाला है। और आइकॉनिक पे तो और मजा आ जाएगा, आइकॉनिक पे मिलेगा पर्सनल कोच, जो कि ये सब तो देगा ही देगा, साथ साथ ये सब तो देगा ही देगा, साथ साथ आपको गाइड भी करता चलेगा कैसे तैयारी करनी है। तो ये सब फैसिलिटीज के लिए, और यहां स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलेगा, ये सब फैसिलिटी के लिए आइकॉनिक पे आ जाना। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 40,500 अगर कोड लगाते हो अंकित ESE। पेमेंट के बहुत तरीके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे EMI, नेट बैंकिंग, इवन डेबिट कार्ड पे EMI मिलती है HDFC और बजाज फिनसर्व, और पार्शियल पेमेंट का भी ऑप्शन है कि कुछ पेमेंट करके सीट ब्लॉक कर लो, बाद में पूरा कर देना। कोड, लेकिन मेरे भाई कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोड आपको मेरी गाइडेंस और इमीडिएट 10% डिस्काउंट आपको दिलवाने वाला है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसमें ज्वाइन हो जाओ, रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, ऐप डाउनलोड करके इसको फॉलो कर लेना, ताकि जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊं तब तब आपको ये मेरी लाइव क्लासेस मिल जाएं। और आज ही से नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी पे, तो इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता ज्वाइन करने का। आज ही अनअकैडमी पे नया क्रैश कोर्स हमने बिगिन किया है गेट 2021 के लिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इलेक्ट्रिकल जंक्शन अभी आधे घंटे बाद ओपैम्प पढ़ाने वाला हूं इस पे, तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे आ जाना। एनिमेशन देखने का शौक रखते हो, इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़नी है तो पाठशाला पे आ जाओ, इंजीनियरिंग के बेसिक करने हैं तो फाउंडेशन पे आ जाओ, PYQs का सॉल्यूशन चाहिए अनअकैडमी गेट क्वेश्चन, JEE की तैयारी कर रहे हो अनअकैडमी SSC JEE, गेट तेलुगु अगर आपको तेलुगु लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। अभी 8:30 बजे मिलते हैं जंक्शन पे और डिस्कस करते हैं ओपैम्प, और फिर रात को 9:30 बजे आप लोगों के लिए सरप्राइज लेके आ रहा हूं इसी चैनल पे। तो मुझे लाइव मिलना, बहुत बेहतरीन सरप्राइज है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अब जाकर के आपके पास आधा घंटा है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन बुक कर लो, बाद में बहुत देर हो जाएगी। अभी जाओ, बुक करो, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी और वहां से अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी।